अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर विलेनों के प्रकार में, और उसमें सबसे पहला टाइप है बच्चों एसिडिक बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय एसिडिक बफर सॉल्यूशन? बच्चों यदि हम कोई वीक एसिड लें, अगर हम कोई वीक एसिड लें और इसी वीक एसिड का साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड, इसी वीक एसिड का आपने साल्ट लिया है, आपने पहले तो कोई वीक एसिड लिया और उसी वीक एसिड का आपने साल्ट लिया बच्चों विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। हमने अगर कोई वीक एसिड लिया और उसी वीक एसिड का बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हमने साल्ट लिया। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड एक वीक एसिड होता है और उसी वीक एसिड का बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट लिया। बच्चों ये एक वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि भाई ये हमारे पास में एसिडिक एसिड वीक एसिड है और इसी वीक एसिड का हमने स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH के साथ में साल्ट ले लिया। हमने एक वीक एसिड लिया और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में साल्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 जो होता है बच्चों, इसका साल्ट हम ले लेते हैं K2CO3। जैसे कि भाई ये किसका साल्ट होगा? ये कार्बोनिक एसिड प्लस KOH का, एंड दिस इज अ वीक एसिड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो यदि हमने बच्चों कोई वीक एसिड लिया और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में साल्ट ले लिया, और देखते हैं हम लोग जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है बच्चों दैट इज़ अ वीक एसिड और इसी वीक एसिड का बच्चों हम साल्ट ले लेते हैं NaCN। भाई दिस इज़ अ वीक एसिड और उसी वीक एसिड का बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में साल्ट ले लेते हैं। तो अगर हम कोई वीक एसिड लेते हैं और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में साल्ट, इन दोनों का मिक्सचर, या फिर ये वीक एसिड इसी वीक एसिड का बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में साल्ट का मिक्सचर, ये वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में साल्ट का मिक्सचर। हमारे ब्लड में जो पीएच होता है बच्चों, वो हमारे ब्लड में जो बफर सॉल्यूशन होता है बेसिकली वो इन दोनों का होता है, नॉट एग्जैक्टली K2CO3, वो K2CO3 भी हो सकता है, वो Na2CO3 भी हो सकता है। बट एक बात क्लियर है बच्चों कि हमारे ब्लड में जो वीक एसिड होता है वो ये वाला होता है जो हमारे पीएच को कंट्रोल करता है। अभी हम देखेंगे कैसे करता है। सो अगर हमने क्या करा बच्चों, अगर किसी वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में साल्ट लिया, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा बच्चों दैट यू वुड कॉल एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये एक्चुअली अभी हम लोगों ने देखा था जस्ट बफर सॉल्यूशन में, मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर कोई वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट और उन दोनों का मिक्सचर यदि आप ले लें, वीक एसिड वीक बेस के साल्ट का मिक्सचर का साल्ट ले लें केवल, तो वो एक सिंगल सॉल्यूशन था। लेकिन यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर दो डिफरेंट कंपाउंड का मिक्सचर आपने बनाया, तो ये मिक्स्ड काइंड का बफर सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपने दो डिफरेंट कंपाउंड का मिक्सचर बनाया, यहाँ पर आपने दो डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर बनाया बच्चों। सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन जो केवल एक ही कंपाउंड से बना हो। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चों कि ये जो अमोनियम एसीटेट होता है, अमोनियम एसीटेट का जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, दैट कैन आल्सो वर्क एज बफर सॉल्यूशन, बट दैट इज अ सिंगल सॉल्यूशन। हियर देयर इज अ मिक्सचर, सो एनीवेज, सो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों अभी एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बारे में। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ द वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों का मिक्सचर। अब ये किस तरह से काम करता है इस बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, मैं उदाहरण के तौर पे यदि यहाँ पर एसिडिक एसिड वाला पहला वाला सॉल्यूशन ले लेता हूँ और उसके लिए मैं काम करता हूँ बच्चों, मैं ये जो लिखा हुआ है ये सब मिटा दूंगा। अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं इसे मिटा देता हूँ और हम समझते हैं कि ये बफर सॉल्यूशन की तरह कैसे काम करता है, कैसे ये पीएच में आने वाले चेंज का अपोज करता है। देखिए साहब, ये आपके पास में एसिडिक एसिड, ये आपको पता है बच्चों दिस इज अ वीक एसिड, इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। इट इज डिसोसिएटेड टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट, बहुत ही कम मात्रा में इसका वियोजन होता है बच्चों। ये लीजिए, ये एसिडिक एसिड था, इसने क्या बनाया बच्चों, एक तो एसिटेट आयन और साथ में क्या बनाया बच्चों, हाइड्रोजन आयन। भाई दिस इज एसिडिक एसिड विच इज डिसोसिएटेड इनटू दिस, और इसका डिसोसिएशन बच्चों बहुत ही कम होता है। और साथ में ये जो सोडियम एसीटेट था बच्चों, सोडियम एसीटेट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग साल्ट, भाई इसमें ये जो पार्ट है Na+ वाला जो पार्ट है बच्चों, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट, और इसी कारण से क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज, ये लगभग पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है।
लगभग पूरी तरह से ये वियोजित हो जाएगा साहब, कुछ इस तरह से, कुछ ये पिक्चर बनकर आएगी। अब बच्चों ये जो आपके पास में जो एसिडिक सॉल्यूशन था, यह जो एसिड था बच्चों, इसका अगर मैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, एसीटेट आयन इनटू हाइड्रोजन आयन अपॉन क्या बच्चों, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। भाई आपको कोई भी रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, इफ़ यू वांट टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन, देन व्हाट यू डू, आप न्यूमरेटर में तो भैया प्रोडक्ट्स को लिखते हो और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट को। तो ये देखिए आपने प्रोडक्ट को लिख दिया, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट को लिख दिया। अब इस आधार पर आपके पास में बच्चों हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन यू हैव फाउंड, हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन आ गया बच्चों वो आ गया Ka इनटू क्या, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन में क्या बच्चों, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ये लीजिए साहब, कुछ ये पिक्चर आपके पास में आ जाएगी। अब ये तो आपके पास में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब बच्चों यदि मैं दोनों बाजू लॉगरिथम ले लेता हूँ, यदि मैं दोनों बाजू बच्चों लॉगरिथम ले लूँ तो देखिए टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड, यदि मैंने दोनों साइड लॉगरिथम ले लिया और लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं लिखा हो बच्चों तो ये अंडरस्टूड होगा कि वहाँ पर बेस 10 लिखा हुआ है। इफ़ समथिंग इज नॉट रिटन देयर तो यहाँ पर बेस 10 है। एनीवेज अब बच्चों ये तो आ गया आपके पास। अब लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m इंटू एन होता है बच्चों लॉग m प्लस लॉग m। हम एक काम करते हैं, इस k को अलग कर देते हैं और बाकी दोनों को अलग कर देते हैं। ये लीजिए साहब, ये आपने एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लिखा और ये बच्चों आपने एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखा, एंड दिस इज लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये कुछ पिक्चर आपके पास में है बच्चों। ये देखिए लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग n। अब हम एक काम करें बच्चों, दोनों साइड हम लोग माइनस साइन ले लेते हैं, टेकिंग माइनस साइन ऑन बोथ साइड। अगर मैंने बच्चों दोनों साइड माइनस साइन ले लिया, यदि बच्चों मैंने दोनों साइड माइनस साइन ले लिया तो ये माइनस लॉग Ka माइनस लॉग, और बच्चों ये हमारे पास में एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बच्चों एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये कुछ आ गया। अच्छा, माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन आपको पता है बच्चों pH होता है, भाई इसी को हम बोला करते हैं pH। सो दिस इज द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, pH वैल्यू आ गई सॉल्यूशन की। और माइनस लॉग Ka को बच्चों, माइनस लॉग Ka को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों इसे pKa, माइनस लॉग Ka को हम लिख सकते हैं pK। और ये माइनस लॉगरिथम ऑफ दिस अपॉन दिस है बच्चों, इसको मैं अगर पलटा मार दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, आपको कुछ इस तरह की पिक्चर मिलेगी बच्चों। देखिए हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया बच्चों। व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, भाई देखिए माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस मतलब हो गया pH, माइनस लॉग Ka मतलब हो गया pK प्लस लॉग। और ये देखिए इसको अगर मैं इसको पलट दूंगा बच्चों, पलट दूंगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, बिकॉज आप log 1 बाय एक्स, आप इसको यूं समझिए बच्चों, log 1 बाय एक्स को मैं log x की पावर -1 लिख सकता हूँ, log 1 बाय एक्स को log x की पावर -1 लिख सकता हूँ। और पावर बच्चों अगर आगे आ जाती है तो ये माइनस लॉग x हो जाएगा। मतलब अगर आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1 बाय एक्स का आपने रेसिप्रोकल ले लिया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। इस तरीके से बच्चों ये आपके पास में इस सॉल्यूशन का pH वैल्यू आ गया। ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, pH वैल्यू आ गई। आई रिपीट बच्चों, देखिए हम एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन देख रहे हैं जिसमें ये वीक एसिड हमने ये लिया। अब इस वीक एसिड का डिसोसिएशन इन दोनों में हुआ तो इसका जो Ka आएगा बच्चों वो कुछ ये आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये लीजिए, अभी यहाँ से हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, इसे इधर ले गए, इसे डिनोमिनेटर में ले आए, दोनों साइड लॉगरिथम ले लिया, log m इंटू एन, log m प्लस log n कर दिया, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ये आ गया। अब यहाँ बच्चों कुछ काम की बात हम और समझते हैं। देखिए एक बात आप जानते हैं बच्चों की, यहाँ ये जो आपने जो कॉन्सेंट्रेशंस लिखे हैं ये किन के लिखे हैं, प्रोडक्ट्स के, रिएक्टेंट्स के, और कब के होते हैं, आफ्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने के बाद के कॉन्सेंट्रेशन है भाई। दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, हाइड्रोजन आयन एंड एसिडिक एसिड व्हेन
आफ्टर इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं बच्चों, तो हमें जो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशंस लिखने हैं वो इक्विलिब्रियम के बाद के लिखने हैं। तो ये बाद का कॉन्सेंट्रेशन, ये भी बात का, ये भी बात का, लाइकवाइज जो कहानी हमने यहाँ शुरू करी वो यहाँ तक आ गई। अब ये तो चलिए एक बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी कि हाँ साहब बात के लिखने। अब यहाँ पर हम अगर बात करें बच्चों, चलिए एसिटिक एसिड का बात का कितना, डेट्स ओके। हाइड्रोजन आयन में बात का कितना, डेट्स ओके। एसिटेट आयन का कितना, अगर हम यहाँ पर देखें तो एसिटेट आयन बच्चों दोनों रिएक्शन से आ रहा है, इस रिएक्शन से भी आ रहा है और इस रिएक्शन से भी आ रहा है, दोनों ही रिएक्शन से आ रहा है। एसिटेट आयन केवल फर्स्ट रिएक्शन से आ रहा है क्या, नहीं, वो तो सेकेंड से भी आ रहा है और फर्स्ट से भी आ रहा है, दोनों से आ रहा है। तो हमें यहाँ जो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों लिखना है वो कब का लिखना है, कौन सा लिखना है, क्या जो फर्स्ट रिएक्शन से आया वो वाला या सेकेंड रिएक्शन से आया वो वाला। भाई हमें यहाँ पर जो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है वो कौन सा लिखना है, जो दोनों के कारण कुल मिलाकर जितना आया। भाई इसके कारण जितना आया और इसके कारण जितना आया, दोनों का टोटल मिलाकर। हम लोग पहले भी बात करते आए हैं बच्चों कि हम लोग जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा करते हैं तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, वो आफ्टर द इक्विलिब्रियम लिखते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये होती है कि हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा करते हैं वो टोटल कितने हैं वो लिखते हैं। ये नहीं कि रिएक्शन के कारण कितना आया, दैट इज़ नॉट अ मैटर। टोटल कितना है हमारे को सिर्फ ये मायने रखता है, वो कितना है, वो कहाँ से आया वो मायने नहीं रखता। तो यहाँ एसिटेट आयन कहाँ से आया बच्चों, एसिटेट आयन के बारे में अगर हम बात करें तो इस केस में ज़रा गौर कीजिए। भाई एसिटेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन आया है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ओनली एसिटिक एसिड। भाई ये यहाँ पर जो आया है वो एसिड के कारण जो आया वो, और प्लस आपके पास में जितना एसिटेट आयन साल्ट के कारण आया वो आपको टोटल लिखना है। यू नीड टू राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन। अब एसिटेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन लिखना है बच्चों वो एसिड के कारण और साल्ट के कारण कुल मिलाकर कितना है आपको वो लिखना है, टोटल। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। भाई आपको एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, लेकिन कौन सा लिखना है, जो एसिड के कारण आया वो वाला प्लस साल्ट के कारण जो आया वो वाला, इन दोनों का टोटल मिलाकर जो आया बच्चों आपको वो लिखना होगा। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ और स्मरण रखना है। अब होता क्या है, एसिटिक एसिड बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ जो एसिटेट आयन बिकॉज ऑफ एसिड आया वो तो लगभग न के बराबर आया है, और जो भी आया है वो लगभग साल्ट के कारण आया है, लगभग साल्ट के कारण यहाँ, बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड विच इज डिसोसिएटेड टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट। सो हम मान सकते हैं कि यहाँ जो सॉल्यूशन में हमें एक्चुअली जो लिखना है एसिटेट आयन वो इन दोनों के कारण टोटल कुल मिलाकर कितना है हमें वो लिखना है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये साहब कि एसिड के कारण जो आता है वो बहुत ही कम आता है, बिकॉज एसिड इज अ वीक एसिड। और ना केवल वो वीक एसिड है बच्चों, जबकि साथ में यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट भी लग गया। भाई आपने इस वीक एसिड के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया, स्ट्रॉन्ग साल्ट को मिलाया, जबकि दोनों में एक आयन कॉमन है, तो इसका डिसोसिएशन पहले ही कम था, और भी कम हो गया। तो ये तो एसिड के कारण जो एसिटेट आयन आया बच्चों वो तो बहुत कम आया, जो भी आया वो ऑलमोस्ट सारा का सारा बिकॉज ऑफ साल्ट आया, बिकॉज ऑफ साल्ट आया। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हाँ साहब जितना भी आया वो साल्ट के कारण आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आप कुछ एक्सपेक्ट या कुछ हम और सोचने का काम करें बच्चों। देखिए ऐसा है कि ये जो था लगभग पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, लगभग पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि आपने शुरू में ये जितना लिया था उतना ही आपको ये मिल रहा है बाद में। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। भाई ये चूंकि एक स्ट्रॉन्ग साल्ट है इसलिए ये क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज, दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज। सो आपने इनिशियली ये जितना लिया होगा बच्चों फाइनली वो सारा का सारा ये मिल गया होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उस बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि एसिटेट आयन का फाइनली जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, एसिटेट आयन का फाइनली मतलब जब इक्विलिब्रियम वगैरह आ चुका उसके बाद फाइनली इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों दैट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट इनिशियली। आपने इनिशियली जितना कॉन्सेंट्रेशन लिया वो, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज्ड, दिस इज ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज। अब 100% आयोनाइज हो जाने के कारण क्या होगा, ये जितना शुरू में लिया होगा उतना ही ये बाद में बन गया होगा। भाई आप फिर से समझिएगा, यहाँ ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिखने हैं आपको इक्विलिब्रियम के बाद के लिखने हैं,
यू नीड टू राइट दीज कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर इक्विलिब्रियम। और वही की वही कहानी लाकर मैंने यहाँ तक लाकर छोड़ दिया। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अब थोड़ा सा हम मैनिपुलेशन करने जा रहे हैं, एक्चुअली थोड़े से अप्रोक्सीमेशंस ले रहे हैं। भाई एक बात तो आप समझिए, यहाँ आपको एसीटेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन लिखना है वो टोटल लिखना है। अब एसीटेट आयन पहली वाली रिएक्शन के कारण भी आ रहा है, दूसरी वाली रिएक्शन के कारण भी आ रहा है, तो हमको कौन सा लिखना है, पहली वाली का कि दूसरी वाली का? हमको पहली वाली का भी नहीं, दूसरी वाली का भी नहीं, दोनों का सम लिखना है। सो द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इन द सॉल्यूशन वुड बी बिकॉज ऑफ एसिड एंड बिकॉज ऑफ साल्ट बोथ। अब होता यह है कि इस एसिड के कारण तो लगभग ना के बराबर आता है, क्योंकि ये बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, और कॉमन आयन के कारण तो और भी माशाल्लाह डिसोसिएशन कम हो गया। सो जो आ रहा है बच्चों वो बिकॉज ऑफ साल्ट आ रहा है, ये आप समझ सकते हैं। और एक बात और भी समझ सकते हैं कि साल्ट आपने जितना शुरू में लिया था, साल्ट आपने जितना शुरू में लिया था उतना ही आपको एसीटेट आयन फाइनली मिल जाएगा, बिकॉज इट इज 100% आयोनाइज, 100% आयोनाइज। एक बात। और दूसरी बात बच्चों, आपके पास में ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो है बच्चों, इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास चेंजेस नहीं आते, इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास चेंजेस नहीं आते, जितना शुरू में था उतना ही पहले रहेगा। सो आप देखिए इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल, एज सच एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते, आई मस्ट से दैट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, बट फिर भी चलिए हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि दोनों इक्वल हैं। सो ये कुछ हो गया बच्चों। तो उस आधार पर हमारे पास में इस सॉल्यूशन का जो पीएच आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, pKa प्लस लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर में आपने किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा था, एसीटेट आयन का, और एसीटेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है बच्चों दैट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट, साल्ट, और डिनोमिनेटर में किसका बच्चों, एसिड का। ये लीजिए साहब, इक्वेशन आपके पास में ये थी, जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके ये लिखा। अब हुआ क्या, एक्चुअली देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बच्चों, हमें क्या होता है कि हमें यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन लिखने होते हैं वो इक्विलिब्रियम के बाद के लिखने होते हैं, जब इक्विलिब्रियम आ चुका उसके बाद के लिखने होते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो हमें जब भी कभी कोई सम आएगा तो हमें तो बोल देंगे कि साहब शुरुआत में उनके कॉन्सेंट्रेशन इतने थे, इक्विलिब्रियम के बाद के हमें नहीं देंगे। अब या तो हम इक्विलिब्रियम के बाद के एग्जैक्ट निकालें, या हम थोड़ा सा हल्का फुल्का सा अप्रॉक्सीमेशन ले लें। भाई हमें जो लिखने हैं वो इक्विलिब्रियम के बाद के लिख रहे हैं, और आपको कभी भी कोई न्यूमेरिकल में इक्विलिब्रियम के बाद के नहीं दे होंगे, तयशुदा बात है। आपको जो दे रखे होंगे बच्चों वो उसके पहले के ही दे रखे होंगे, शुरुआत के दे रखे होंगे। तो आप या तो फिर उनको बाद के निकालो बाकायदा, या फिर आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले लो कि आप साहब यहाँ पर हमें एसिटेट आयन का बाद वाला कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, मतलब इक्विलिब्रियम के बाद का लिखना है, वो एसिड और इन दोनों के कारण आया। अब एसिड के कारण तो आया नहीं, जो भी आया बच्चों वो साल्ट के कारण आया, तो ये तो लगभग जीरो हो गया, जो भी आया वो साल्ट के कारण ही आया, एक बात। और दूसरी बात ये बच्चों की जो आपके पास में सोडियम एसिटेट जितना शुरू में लिया था वो लगभग पूरा आयनाइज हो गया है। सोडियम एसिटेट बच्चों जितना आपने शुरू में लिया था वो लगभग पूरी तरह से आयनाइज हो चुका है, और अगर वो पूरी तरह से आयनाइज हो चुका है बच्चों तो क्या होगा उस सिचुएशन में, सीधी सीधी बात ये होगी साहब कि आपको जितना फाइनली ये मिलेगा उतना ही आपने शुरू में लिया होगा। भाई ये जितना इनिशियल लिया था वो फाइनली उतना ही मिल गया आपको। और एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन चूंकि बहुत कम होता है, इसलिए जितना शुरू में लिया था फाइनली भी अप्रॉक्सीमेटली उतना मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये जो हमको लिखने होते हैं बच्चों, ये कब के लिखने होते हैं, ये हमको फाइनल वाले लिखने होते हैं, पर इन फाइनल वालों को हम बाद में किससे रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, इनिशियल वालों से। किस तरह से, ये आपने देखा। और ये जो इक्वेशन आपके पास में बनकर आई है बच्चों, इस इक्वेशन को हम लोग हिंडरसन इक्वेशन कहते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज हिंडरसन इक्वेशन। भाई हिंडरसन की स्पेलिंग मैंने SON लिखी, कुछ लोग SEN लिखते हैं, स्पेलिंग में मत उलझिएगा, काम में उलझिएगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि कई लोग होते हैं कई बार जो स्पेलिंग को लेके बढ़ जाते हैं कि साहब स्पेलिंग ये है इसकी फलानी है, उससे क्या फ़र्क पड़ना भैया, स्पेलिंग नहीं पूछेंगे हमसे, जहाँ पूछेंगे वहाँ बिल्कुल हम बात भी करेंगे। एनीवेज, तो ये बच्चों pH वैल्यू बफर सॉल्यूशन की, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के निकालने को आई। और इस इक्वेशन को जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों, इसे हिंडरसन इक्वेशन कहते हैं। ये पूरा सब कुछ बच्चों आपको कॉपी में लिख लेना। अब मैं इस पर सम देता हूं जिससे हमारे फंडे और क्लियर हो जाएंगे। चलिए साहब एक क्वेश्चन लिखिएगा,
इसको मैं जनरलाइज वे में लिख दूं बच्चों तो बेहतर होगा। तो ये जो हिंडरसन इक्वेशन है, इस हिंडरसन इक्वेशन को हम ऐसा लिखते हैं बच्चों, पी एच इज इक्वल टू क्या बच्चों, पी के ए प्लस लॉगरिथम ऑफ, न्यूमरेटर में आपने किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा बच्चों, साल्ट का, और डिनोमिनेटर में किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा, एसिड का। इन न्यूमरेटर आई हैव रिटन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट, इन डिनोमिनेटर आई हैव रिटन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग सम करते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.5 मोलर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.5 मोलर सोडियम एसिटेट आर मिक्स्ड। क्या कहा है बच्चों, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.5 मोलर सोडियम एसिटेट आर मिक्स्ड, कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू बताइए। वीडियो को बच्चों क्षणिक देर के लिए पॉज करके आप लोग खुद करें। अभी देखिए हम जब इसको करेंगे तो किस तरह से काम होगा। भाई हमने दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स मिला दिए। अब यहाँ पर हुआ क्या साहब, अगर हमने इनके इक्वल वॉल्यूम्स को मिला दिया बच्चों, देन व्हाट डज हैपन। भाई आपको एक बात पता है कि अगर हम कोई एक सॉल्यूशन के वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में चेंज करते हैं तो m1v1 बराबर m2v2 होता है। अब पहले वाले की मोलरिटी बच्चों 0.5 और वॉल्यूम है v1, और बाद में मोलरिटी हमको नहीं पता, लेकिन बाद में जो वॉल्यूम हो गया बच्चों वो हो गया v1 प्लस v1। सॉल्यूशन हैज बिकम डबल। भाई सपोज करो शुरुआत में वॉल्यूम क्या था, v1 था। नाउ इट हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम दैट देयर इक्वल वॉल्यूम्स हैव बीन मिक्स्ड। सो बच्चों v1 प्लस v1 हो जाएगा, और इस तरीके से मोलरिटी जो आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 0.25। और ये बात जो मैंने करी बच्चों, ये दोनों के लिए कर सकते हो आप ऐसे कैसे। भाई पहले मोलरिटी 0.5 थी, इसका वॉल्यूम v1 था, बाद की मोलरिटी m2 हो गई, वॉल्यूम v1 प्लस v1 इतना आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए भी करेंगे, यही कहानी आएगी। भाई व्हाट कैलकुलेशंस यू हैव मेड फॉर दिस एसिडिक एसिड विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट सोडियम एसिटेट एज वेल। क्यों, क्योंकि बच्चों हमको जो लिखने हैं वो यहाँ पर एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट के भाई दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिला देने के बाद में ऑफ कोर्स वॉल्यूम चेंज हो चुका है, एंड इफ वॉल्यूम हैज बीन चेंज मोलरिटी हैज बीन चेंज एनीवेज। अब आपको जो पीएच लिखना है बच्चों, दैट पीएच आल्सो रिक्वायर्स pKa, और pKa कितना होता है बच्चों, pKa जो होता है वो दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, और एसिडिक एसिड का Ka बच्चों 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 होता है। ये मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि भैया एसिडिक एसिड का Ka कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -5। अब यहाँ इससे हम सॉल्व करते हैं बच्चों, ये लीजिए log m इंटू एन होता है बच्चों log m प्लस log n। भाई log m इंटू एन होता है log m प्लस log n, ये लीजिए, और ये माइनस, और log 1.8 की वैल्यू बच्चों यदि आप लॉगरिथम टेबल से देखेंगे तो 0.74, नॉट एग्जैक्टली 0.74, ये तो डेसिमल के बाद में 2 प्लेस तक लिखा है, 3 प्लेस तक लिखूंगा तो 0.744 हो जाएगा, 4 प्लेसेस तक भी लिख सकते हैं, बट हम अभी 2 प्लेस तक ही काम कर लेते हैं। 0.74 लॉग टेबल से आप देख के लिख सकते हैं बच्चों, या फिर मैं तो आपको एक अच्छी बात बोलूँगा कि आप जो है याद ही रखें इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। और ये log 10 की पावर -5 को बच्चों अगर मैं -5 log 10 लिख दूँ, आई डोंट थिंक एनीबॉडी डज हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। भाई log m टू द पावर n log m होता है। सो दिस इज -0.74 -5 इंटू 1। इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, देन दिस इज 4.26। अव्वल तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ बच्चों, एसिडिक एसिड का K इतना होता है, दैट यू मस्ट रिमेंबर। और अब अगली बार से उसका pK बच्चों इतना होता है, ये भी आप कंठस्थ रखिए। उसका Ka इतना होता है, ये आप स्मरण रखिए इतना, और pK इतना होता है, वो भी आप ध्यान रखिए। चलिए अब हमको pH वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब हमें pH वैल्यू निकालनी है, तो pH वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए pH इज इक्वल टू pKa। pKa तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू 4.26। ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आपके पास में जो आ रहा है, मैंने गलती कर दी है भैया, मैंने गलती कर दी है। 1.8 का मैंने जो लॉग लिया है वो बहुत गलत लिया, मैं उसके लिए बहुत 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 क्षमा प्रार्थी रहूँगा बच्चों। उल्टा कर दिया, एक्चुअली मैंने को भी याद था
यूँ कहूँ रटा हुआ था, और रटी हुई चीज़ में हम गलती कर जाते हैं बच्चों। दिस इज 0.26। 3 का लॉग होता है 2 का लॉग होता है 0.3010। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, यहाँ तो और भी कम होगा। एनीवेज, तो ये मेरे से एक ब्लंडर काइंड की मिस्टेक हुई है बच्चों। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। दिस इज अभी यहाँ पर 0.26 और ये log 10 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, ये आ जाएगा 4.74। 4.74 ये आप कंठस्थ रखिएगा बच्चों, 4.74। अभी ये लीजिए साहब 4.74 आ गया। अब देखिए बच्चों ये लॉग, अब यहाँ आपको न्यूमरेटर में किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। न्यूमरेटर में बच्चों आपको देखिए, ओरिजिनली इक्वेशन तो ये वाली थी, ओरिजिनली जो इक्वेशन थी बच्चों वो ये वाली थी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो आगे के सारे काम अप्रोक्सीमेशन वाले थे। अब वो कैसे थे आपको इस प्रॉब्लम को देखकर और क्लियर हो जाएगा। भाई न्यूमरेटर में यू नीड टू राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन फाइनली कितना है। अब आपको जो दे रखे हैं बच्चों वो तो ऑब्वियसली इनिशियल वाले दे रखे हैं, आपको फाइनल वाले दे रखे हैं क्या? आपको फाइनल वाले दे रखे हैं? ऑफ कोर्स नहीं दे रखे हैं। सो या तो हम फाइनल वाले निकालें या हम थोड़ी सी खोपड़ी लगाएं। या तो मैं फाइनल जितना है भैया एसिटिक, क्योंकि ये आपको जो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है ये इनिशियली कितना मिलाया था आपने वो है, लेकिन आपको तो यहाँ पर लिखना है फाइनली इक्विलिब्रियम के बाद का। तो अब थोड़ा सा आप काम लगाएं बच्चों कि एसिटिक एसिड जो है, जो एसिटेट आयन है वो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इसके कारण नहीं आया। एसिटेट आयन इसके और इसके दोनों के कारण आया, और इसके कारण लगभग ना के बराबर आया है। तो जो आया वो इसके कारण आया है, और ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया है। मतलब ये जितना शुरू में था उतना ही बाद में मिल गया। भाई जो शुरू में था ये उतना ही आपको ये बाद में मिल गया। सो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि हम ये मान सकते हैं कि सोडियम एसिटेट ही पूरी तरह से डिसोसिएट होकर बाद में एसिटेट आयन बन चुका है। तो एसिटेट आयन बाद में कितना मिल जाएगा? एसिटेट आयन मिल जाएगा बच्चों 0.25 मोलर। भाई सॉल्यूशन से पहले, मिलाने से पहले तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना था, लेकिन मिलाने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया। आई रिपीट, मुझे यहाँ पर किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है? एसिटेट आयन का। आई वांट टू राइट द concentration of acetate ion। एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, और वो भी फाइनल वाला। अब हुआ ये कि जो फाइनली जो आ रहा है बच्चों वो एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट दोनों के कारण आ रहा है, और एसिटिक एसिड के कारण तो लगभग ना के बराबर आ रहा है। जो आ रहा है बच्चों वो सोडियम एसिटेट के कारण आ रहा है, और सोडियम एसिटेट पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है। तो जितना सोडियम एसिटेट शुरू में था उतना ही बाद में वो पूरा का पूरा एसिटेट आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और एसिटिक एसिड फाइनली कितना मिला बच्चों? एसिटिक एसिड आपको फाइनली कितना मिला? उतना ही मिला जितना शुरू में था, बिकॉज ये तो बेचारा बहुत मरा हुआ सा है, बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। तो जितना आपने शुरू में लिया था अप्रोक्सीमेटली उतना ही आपको बाद में मिल जाएगा बच्चों। और इस तरीके से कुछ ये सिचुएशन बनेगी। हमें लिखने थे फाइनल वाले, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें जो लिखना है बच्चों वो इन टोटल लिखना है, पर इसके कारण तो बेचारा लगभग ना के बराबर आता है। जो आता है इसके कारण आता है, और ये साल्ट के कारण आया, और साल्ट पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। मतलब इसका फाइनली जितना मिला बच्चों उतना इनिशियली ये रहा होगा, और इसमें डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। इसलिए इसमें तो समझना बहुत आसान होता है कि जितना शुरू में था उतना ही बाद में रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ सिचुएशन आ गई बच्चों, और फिर अब ये दोनों कैंसिल होके 1 हो गया, और इस तरीके से बच्चों दिस इज 4.74 प्लस लॉगरिथम ऑफ 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है बच्चों। तो आई विल से दिस इज 4.74 प्लस log 1 0। मतलब इस सॉल्यूशन का जो pH आ गया बच्चों वो कितना आ गया? 4.74। तो ये हमारे पास में बच्चों इस तरह से सॉल्यूशन का बफर, इस तरह के बफर सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करने पर काम हो गया। हम लोग और सम करते हैं। पहले आप ये वाले क्वेश्चन को कर लीजिएगा अगर आपने नहीं कराओ, और फिर अगले क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे बच्चों। हमें एक बफर सॉल्यूशन में 1 मोल एसिडिक एसिड, हमें एक बफर सॉल्यूशन में बच्चों 1 मोल एसिडिक एसिड और 1 मोल सोडियम एसिटेट दे रखा है। एक बफर सॉल्यूशन है बच्चों जिसमें मुझे 1 मोल एसिडिक एसिड और 1 मोल सोडियम एसिटेट दे रखा है, और उसके बाद में बच्चों हमें बोला है कि इसमें मैंने 0.2 मोल
इस बफर सॉल्यूशन में बच्चों मैंने 0.2 मोल HCl के मिला दिए। इस बफर सॉल्यूशन में मैंने 0.2 मोल HCl के मिला दिए। कैलकुलेट चेंज इन pH। अब बफर सॉल्यूशन कंटेन्स दिस एंड दिस, 0.2 मोल HCl आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इट। कैलकुलेट चेंज इन pH, इसके pH में आने वाला परिवर्तन बताइए बच्चों। वीडियो को क्षणिक देर के लिए पॉज करके आप खुद से ट्राई करें। अब देखिए आपके पास में क्या होगा बच्चों, आप पहले तो पहला वाला जो सॉल्यूशन है पहले उसका pH निकाल लीजिए। उसका pH क्या होगा बच्चों, उसका pH pKa, और pKa एसिडिक एसिड का मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ यार आपको, आप याद रखिए अब अगली बार से 4.74 प्लस न्यूमरेटर में हमें किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना। इन न्यूमरेटर आई हैव टू राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। भाई न्यूमरेटर में मुझे एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, और कौन सा लिखना है, फाइनल वाला, फाइनल वाला। अब हुआ ये फिर वही बात कि यहाँ पर जो आएगा वो इन दोनों के कारण आएगा, इसके कारण नहीं आएगा, जो भी आएगा वो इसके कारण आएगा। ये आप समझ चुके, जो भी आया वो इसके कारण आया, और ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है, इसलिए जितना ये फाइनली मिलता उतना ये शुरू में रहा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर में आपको एसिड सोडियम एसिटेट का इनिशियल वाला कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, और इनिशियल वाला कितना बच्चों, 1 मोलर। और सपोज कर लीजिए कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम V है। लेट मी सपोज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V। माना कि विलयन का आयतन बच्चों V है। सो ये कुछ सिचुएशन आएगी, और इसमें इसी तरह से एसिडिक एसिड तो बेचारा बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। एसिडिक एसिड बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, इसलिए एसिडिक एसिड जितना शुरू में था उतना ही बाद में रहेगा, और शुरू में 1 मोल था तो बाद में भी वही रहेगा। ये लीजिए साहब। अब इस तरीके से फिर वही बात होगी बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा log 1 4.74 प्लस log 1, और log 1 की वैल्यू 0। सॉल्व करेंगे बच्चों तो दिस इज 4.74। सो ये सॉल्यूशन का पहले वाले सॉल्यूशन का pH आ गया, पहले वाले सॉल्यूशन का pH आ गया। अब क्या होगा बच्चों, जब आपने उसमें HCl मिला दिया तो क्या होगा, अब जरा समझिएगा। इसे हम कैसे समझें बच्चों की, देखिए अभी सॉल्यूशन में क्या था आपके पास में, ये जो सॉल्यूशन था बच्चों, उस सॉल्यूशन में एक्चुअली था क्या, उस सॉल्यूशन में बच्चों ये तो 1 मोल का 1 मोल ही पड़ा रहा, लेकिन ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, और एसीटेट आयन कितना बन गया बच्चों, 1 मोल, और सोडियम आयन कितना बन गया बच्चों, 1 मोल। यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पर फाइनल वाले लिखने हैं, फाइनल वाले लिखने होते हैं। अब एसिटिक एसिड तो 1 मोल का 1 मोल ही रहा, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कम हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, इसलिए एसिटेट आयन भी बन गया 1 मोल, और सोडियम आयन भी बन गया 1 मोल बन गया। तो अभी सॉल्यूशन में ये कुछ है जिसके लिए आपने pH निकाला ना। अभी आपने पहले वाली सिचुएशन में pH निकाला, तो पहली वाली सिचुएशन में क्या था, पहली वाली सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड इतना था, एसिटेट आयन इतना था, और सोडियम आयन इतना था, और आप उसका pH ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। अब आप एक काम करो, इसमें आप HCl मिलाओ। तो आप जब 0.2 मोल HCl मिलाओगे, तो आप 0.2 मोल HCl मिलाओगे, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज, और 0.2 मोल आपको H प्लस मिल जाएगा, 0.2 मोल आपको Cl माइनस मिल जाएगा। भाई इस केस में 0.2 मोल आपको क्या मिल गया, H प्लस आयन, और 0.2 मोल आपको क्लोराइड आयन मिल गया, यही कुछ रहा। अब क्या हुआ साहब, ये जो एसीटेट आयन था, ये जो एसीटेट आयन था बच्चों, ये H प्लस के साथ में कंबाइन होगा, ये H प्लस के साथ में, भाई एसीटेट आयन था, ये H प्लस के साथ में कंबाइन होगा, और आपको क्या मिलेगा बच्चों, इससे CH3COOH। भाई ये एसीटेट आयन है, इसके साथ में हाइड्रोजन आयन कंबाइन हुआ, एसिटिक एसिड बन गया। अब आप देखो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में t = 0 पे, भाई t = 0 पे ये कितने मोल था, दिस वाज 1 मोल, दिस वाज 0.2 मोल, एंड दिस वाज आल्सो 1 मोल। यही कुछ सिचुएशन थी। भाई t = 0 पे मतलब शुरुआत में एसिटेट आयन कितना था, 1 मोल, हाइड्रोजन आयन कितना था, 0.2 मोल, और एसिटिक एसिड कितना था, 1 मोल। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब साम्यावस्था आएगी, तो क्या होगा बच्चों, नाउ दीज टू आर रिएक्टिंग टुगेदर। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे। सो 1 में से 0.2 मोल रिएक्शन कर लेंगे, बचेंगे बच्चों कितने, 0.8 मोल है। अरे भाई 0.2 मोल इसके हैं, है भाई
इसके 0.2 मोल है, इसके 1 मोल है। सो 1 में से इसके 0.2 मोल रिएक्शन कर लेंगे बच्चों तो बचेंगे 0.8, और इसके 1 मोल थे बच्चों और 0.2 मोल और एक्स्ट्रा बन गए भाई बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन ऑलरेडी 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड वाज एग्जिस्टिंग ओवर देयर, बट बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन बच्चों 0.2 दोनों के रिएक्शन करेंगे, स्टाइकियोमेट्री लगाएंगे, यू विल फाइंड इसके 0.2 मोल और बन जाएंगे, एंड फाइनली इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा बच्चों या इसके जो मोल्स आ जाएंगे दैट वुड बी इक्वल टू 1.2। भाई इसके 1 मोल इसके 0.2 मोल थे, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी बच्चों, तो इसके 1 में से 0.2 मोल कम हो गए, इतने बचे, इसके 1 मोल ऑलरेडी थे, 0.2 मोल और बन गए तो 1.2 मोल हो गए। तो अब बच्चों यहाँ यदि मैं pH वैल्यू निकालूं, इफ़ आई फाइंड इट्स pH वैल्यू, तो इसकी pH वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? इसकी pH वैल्यू निकलेगी, ये लीजिए साहब इस सॉल्यूशन का pH, अभी pK कितना बच्चों वो आप लोग जानते हैं 4.74 है, 4.74 है, और ये लीजिए लॉगरिथम। और अब देखिए अगर सही मायने में कहा जाए तो करेक्ट इक्वेशन तो यही वाली है, ये तो आपने अप्रोक्सीमेशन लेकर बनाई है, ये जो इक्वेशन आपने बनाई है बच्चों ये अप्रोक्सीमेशन, कायदे से अगर सही मायने में इक्वेशन देखी जाए तो यहाँ तक मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया था। आपने देखा भैया हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा, के ए बराबर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में रिएक्टेंस, सिंपल मैथमेटिक्स लगाता गया, इस इक्वेशन तक आ गया। टिल दिस इक्वेशन आई डिडंट यूज एनी अप्रोक्सीमेशन। आफ्टरवर्ड्स मैंने देखा कि मुझे फाइनल वाले चाहिए थे, और इसमें फाइनल और इनिशियल में कोई खास चेंज नहीं आया, इसमें जितना आया वो सारा का सारा साल्ट के कारण आया, इसलिए हमने बोल दिया कि फाइनली ये जितना होगा उतना ही साल्ट इनिशियल रहा होगा। यही बात मैं 4-5 बार सुना चुका हूँ आपको। तो ये जो बात थी बच्चों वो अप्रोक्सीमेशन थी, अदरवाइज कायदे से तो सही मायने में यही है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, अब आपको एसिटेट आयन फाइनली कितना मिल रहा है भाई, जब ये HCl आपने मिला दिया तो ऑफ कोर्स अ केमिकल एनकाउंटर टेक्स प्लेस, एक रासायनिक एनकाउंटर हुआ, और फाइनली एसिटेट आयन कितना मिल गया बच्चों? फाइनली एसिटेट आयन आपको जो मिल गया वो 0.8/V मिल गया। फाइनली एसिटेट आयन आपको जो मिला बच्चों वो 0.8/V मिला, और इधर एसिटिक एसिड कितना मिला बच्चों? एसिटिक एसिड 1.2/V मिला। भाई एसिटेट आयन कितना मिला? 0.8/V। एसिटिक एसिड कितना मिला? 1.2। देखिए एसिटिक एसिड 1.2 है, 1.2 मोल आ रहे हैं भाई, ऑलरेडी 1 मोल थे, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन 1.2 और एक्स्ट्रा बन गए, कुछ ये आ गया बच्चों। और फिर ये आप देखें तो ये 4.74, और ये V तो चलिए कैंसिल हो गया, एंड दिस वुड भी बच्चों log 2/3, और log 2/3 को और फर्दर सॉल्व कर लीजिए। भाई हम यहाँ पर यदि देखें तो दिस इज 4.74 प्लस log 2 माइनस log 3, ये 4.74, log 2 की वैल्यू बच्चों 0.3010, और log 3 की वैल्यू बच्चों 0.479। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में जो नेक्स्ट वाला जो pH है बच्चों वो आ जाएगा। आप सॉल्व करके निकाल लीजिए, पहले वाला pH आपके पास में जो था वो इतना था, बाद वाला pH आपके पास में आ जाएगा, एंड यू नीड टू फाइंड आउट चेंज इन pH। तो pH में चेंज कितना आया? pH में चेंज जो आया बच्चों वो pH2 माइनस pH1, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई फाइनली जितना था उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे, और उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो यू विल फाइंड समथिंग आपके पास में बच्चों 1.79 में से बच्चों ये 69। मेरे ख्याल से मैंने सही करा, अगर गलती कर भी दूं बच्चों तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो जाती है तो। एनीवेज तो ये बच्चों कितना आ गया? दिस इज 0.169। हाउ मच इट इज? माइनस 0.169। ऑफकोर्स pH कम हो गया है, फाइनल माइनस इनिशियल करा बच्चों, आप पा रहे हैं नेगेटिव आया, और नेगेटिव आना लाजमी है बच्चों। जब आप कभी किसी सॉल्यूशन में एसिड को मिलाओगे तो pH कम ही होना है। इफ़ यू इंट्रोड्यूस एन एसिड, अगर आपने बच्चों किसी सॉल्यूशन में किसी एसिड को मिला दिया तो उसके pH में कमी आनी है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं।
तो मैंने जो आपसे कहा था बच्चों कि कई लोग ये बोलते हैं कि बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन उस पीएच डजंट चेंज, तो ये कहना गलत होगा। आप उसके बाद में फिर जोड़िए कि पीएच डजंट चेंज ऑन प्लेस ऑन स्टैंडिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑन डाइल्यूटिंग, ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग, दैट इज ओके। लेकिन आप ये बोलो कि उसमें एसिड या बेस मिलाओगे उसके पीएच में चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, चेंज तो आएगा भैया, पर नॉर्मली जितना आना चाहिए था उतना नहीं आएगा। कैसे? देखिए, आपने जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिलाया तो उसके भाई पीएच में चेंज किस कारण आता है? पीएच में चेंज एसिड या बेस के कारण नहीं आता, पीएच में चेंज आता है इस हाइड्रोजन आयन के कारण। पीएच में चेंज आता है इस यहाँ पर आपने अगर हाइड्रोजन आयन मिला दिया या हाइड्रोक्साइड आयन मिला दिया तो उसके कारण चेंज आता है। भाई पीएच वैल्यू निकालते समय यू नीड टू राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यू नीड टू राइट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब जो हाइड्रोजन आपने मिलाया था वो तो ये रिएक्शन पूरा का पूरा खा गई। देखिए, ये जो हाइड्रोजन आयन आपने मिलाया था बच्चों, ये तो पूरा का पूरा खा गई वो। तो इस तरह से आप इसको तो कंज्यूम कर गए। अदरवाइज आप सोचिए अगर आपने 0.2 मोल H+ के मिला दिए थे तो सॉल्यूशन को पूरी तरह से ये तहस नहस कर देता, उसके पीएच में भयंकर वाला चेंज ये ले आता, पर वैसा चेंज नहीं लाया ये। अगर मैं इतने स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला रहा हूं, 0.2 मोल H+ को मिला रहा हूं, तो पीएच वुड हैव बीन चेंज्ड बाय लार्ज अमाउंट। पर यहां जितना चेंज आया है, नॉर्मली किसी सॉल्यूशन में अगर मैं इतना ही मिलाता तो पीएच में चेंज इतना नहीं आ पाता, इससे ज्यादा आता। यहाँ रिलेटिवली इसने क्या करा भाई, पीएच में चेंज किस लिए आएगा? जब आपने HCl मिलाया तो आपने HCl नहीं मिलाया, आपने एक्चुअली H+ मिलाया, तो ये H+ की जब एक्सेस हो जाएगी तो पीएच वुड बी चेंज्ड, बट दैट H+ व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फर्दर इज बीइंग कंज्यूम्ड, वो कंज्यूम हो चुका इसलिए। लेकिन अगर आप इस H+ को बहुत ज़्यादा मिला दोगे तो कंज्यूम करने की भी एक लिमिट है। भाई आपने 1 मोल मिलाया है, अगर आप 1 मोल तक मिलाओगे तब तक काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 1 से भी ज़्यादा मोल मिला दिया तो फिर संकट में आ जाओगे। 1 मोल मिलाया तब तक तो काम हो जाएगा क्योंकि 1 मोल को ये खा सकता है, लेकिन अगर 1 मोल से ज़्यादा मोल आपने मिला दिया बच्चों तो फिर नहीं खा पाएगा ये। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अभी हम लोग आगे चल के हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट वगैरह पढ़ेंगे, तब हम लोग बफर सॉल्यूशन और हाइड्रोलाइसिस इन पर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स करेंगे दोनों के मिक्स फंडों पर। तो आपको और फंडा क्लियर हो जाएगा। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भैया अभी मैंने जो है साहब 0.2 मोल मिलाए हैं, है ना। अगर मैं 1 मोल तक लेता तो 1 मोल रिएक्शन कर सकते थे, 1 से ज़्यादा मोल रिएक्शन नहीं कर पाते। फिर उस केस में हम लोग हाइड्रोलाइसिस को पढ़ेंगे। सो देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया आपने समझी कि साहब आपने जब इसमें एसिड को मिलाया तो उसने उस एसिड के हाइड्रोजन आयन को यूज़ करके एसिडिक एसिड बना दिया, और इस तरीके से साहब पीएच में आने वाले चेंज का इसने काफ़ी हद तक अपोज कर दिया, काफ़ी हद तक उसको रोक दिया। ये जो पूरी प्रक्रिया आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये जो पूरी प्रोसेस आपने समझी, इस पूरी प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहा करते हैं बफर एक्शन। इससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दिस प्रोसेस इज नोन एज बफर एक्शन। इसे बफर प्रक्रिया नाम दिया जाता है। सो व्हाट इज बफर एक्शन? होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें जो है अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं से ट्राई कीजिएगा। वही एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग 1 मोल एसिटिक एसिड, बच्चों हम लोग 1 मोल एसिडिक एसिड और 1 ही मोल उसमें सोडियम एसीटेट का रखा हुआ है। एक बफर सॉल्यूशन आपके पास में ऐसा है जिसमें 1 मोल ये है और 1 मोल ये है। आप इसके पीएच में आने वाले चेंज का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। अगर इसमें मैं 0.2 मोल NaOH के मिला दूं, इफ 0.2 मोल NaOH आर इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट वुड बी चेंज इन पीएच? वीडियो को पॉज करके करिए। अब जब मैं इसमें 0.2 मोल बच्चों NaOH के मिला दूंगा तो पीएच में आने वाले चेंज का मान मुझे ज्ञात करना है। अभी कैसे करेंगे? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो ये जो आपके पास में बफर सॉल्यूशन अभी जो दे रखा है बच्चों, उसमें आपको क्या मिला हुआ है? 1 मोल एसिटिक एसिड मिला हुआ है, क्योंकि ये लगभग ना के बराबर डिसोसिएट हो रहा है, और 1 मोल आपको एसिटेट आयन मिल रहा है क्योंकि दैट इज ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज्ड, ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज। सो 1 मोल सोडियम एसिटेट, 1 मोल एसिटेट आयन बन जाएगा, और ये 1 मोल ही सोडियम प्लस आयन भी बन जाएगा। ये कुछ आपके पास में भी पिक्चर जो बन रही है बच्चों वो ये वाली बन रही है। भाई सॉल्यूशन में ये है और ये है।
इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मुझे लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी पीएच अगर हम देखें बच्चों, तो इसका पीएच क्या आएगा, फिर वही बात आएगी बच्चों, इसका पीएच जो आएगा वो pKa, और इसका pKa ऑलरेडी निकाल चुके हो 4.74, और न्यूमरेटर में बच्चों आपको एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, जिसको आप लोग फिर वो बाद में कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेकर आप लोग साल्ट अपॉन बेस कर दिया करते हो, एसिड कर दिया करते हो। एनीवेज, सो 1/V वही, ये तो वही की वही कहानी आएगी, तो जस्ट मैंने थोड़ा सा रिकॉल कर दिया। एनीवेज, तो ये बच्चों पहला वाला जो सॉल्यूशन था आपके पास में, ये उसका पीएच आ गया। अब आपने क्या करा, जब इसमें आपने 0.2 मोल NaOH के मिलाए, you added 0.2 मोल NaOH, and NaOH आपने जब इसमें मिलाया बच्चों, तो NaOH being a strong base is almost 100% ionized, so 0.2 मोल Na plus ion और 0.2 मोल OH माइनस आयन, ये रहे बच्चों, आपने 0.2 मोल Na प्लस आयन और 0.2 मोल OH माइनस आयन, ये लीजिए, आपने दोनों को मिला दिया बच्चों, 0.2 मोल Na प्लस आयन और 0.2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन, दोनों को ये मिलाया आपने कुल मिलाकर। अब होगा क्या बच्चों, होगा ये कि ये जो एसिडिक एसिड था, एसिटिक एसिड, जब आप अपोजिट आयन मिलाते हो, आपको पता है बच्चों, जब आप अपोजिट आयन मिलाते हो तो डिसोसिएशन बढ़ जाता है। भाई जब कॉमन आयन मिलाते हो तो डिसोसिएशन कम हो जाता है, और अपोजिट आयन मिलाते हो तो डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ये देखिए, इन दोनों की रिएक्शन होगी, और इन दोनों की रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होगा बच्चों, ये बनेगा आपके पास में CH3CO माइनस प्लस H2O। भाई यहाँ अपोजिट आयन मिलाया है। देखिए पिछली बार आपने क्या करा था, आपने कॉमन आयन मिलाया था, H प्लस मिलाया था, एसिटिक एसिड और HCl दोनों में कॉमन आयन था, तो आप गौर कीजिए वहाँ एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन और कम हो गया था, वहाँ एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन और कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा बच्चों। कैसे बढ़ जाएगा भाई, ये देखिए, ये रिएक्शन हुई, कुछ ये पिक्चर आपके पास में आएगी भाई, ये इन दोनों में ये अपोजिट आयन है भाई, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अपोजिट आयन होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन की रिएक्शन हुई और आपको मिल गया बच्चों क्या, आपको मिल गया एसीटेट आयन और वाटर मिला। अब शुरू में क्या था बच्चों, T = 0 पे, T = 0 पे ये कितना था 1 मोल, ये 0.2 मोल और ये बच्चों 1 मोल। भैया T = 0 इसके 1 मोल थे, इसके 0.2 मोल थे, इसके 1 मोल थे। और जब इक्विलिब्रियम आ चुका, जब इक्विलिब्रियम आ चुका तो इसके 0.2 मोल रिएक्शन कर लेंगे, 0.2 मोल रिएक्शन कर लेंगे तो ये इतना बनेगा और ये इतना बचेगा भैया। भाई इसके 1 मोल, इसके 0.2 मोल से रिएक्शन कर लेंगे तो ये बच्चों 0.8 मोल्स और ये 0 हो गया, और ये 1 मोल ऑलरेडी था, और अब कितने हो गए बच्चों, ऑलरेडी 1 मोल था, इसका 1 मोल ऑलरेडी था, अभी 0.2 मोल और आ गए। सो कुल मिलाकर क्या होगा बच्चों, ये तो 1 था, ये 0.2 था, ये 1 था शुरुआत में, लेकिन जब आपने इसमें इसको मिला दिया तो इसके 0.2 मोल, इसके 0.2 मोल से रिएक्शन कर लेंगे तो बच्चों बचेंगे कुछ इतने और इसके इतने, और इसमें कुछ इतना आएगा। अब जो नया पीएच वैल्यू आएगी बच्चों, जो नई पीएच वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, पीके तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 4.74, और न्यूमरेटर में आपको बच्चों एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों 1.2/V, और ये कितना बच्चों 0.8/V, और V क्या हो गए, कैंसल हो गए। और इस तरीके से बच्चों दिस इज 4.74, और log 3/2 हो जाएगा बच्चों, और log m/n हम जानते हैं log m माइनस log n होता है, log m/n होता है बच्चों log m माइनस n। सो दिस इज 4.74, इसकी वैल्यू बच्चों 0.479, इसकी वैल्यू बच्चों 0.301, और आपको पीएच वैल्यू निकालनी है। तो पीएच वैल्यू में जो चेंज आ रहा है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल पीएच माइनस इनिशियल पीएच, बस दोनों का डिफरेंस निकालना है। ऑफ कोर्स इस बार जो पीएच आ रहा है बच्चों वो पिछली बार से ज़्यादा आ रहा है, और कितना आ रहा है 0.479 में से ये भैया 0.178, मैंने मेरे ख्याल से पिछली बार गलत लिखा था, 0.169 बोला था शायद,
करेक्शन कर लीजिएगा, ये वाला कैलकुलेशन मेरे ख्याल से सही है। और वैसे भी मैं आपको बोल चुका हूँ बच्चों की कैलकुलेशन में मैं गलती करता रहता हूँ, स्पेलिंग्स में मैं गलती करता रहता हूँ, जहाँ गलती नहीं होना चाहिए वहाँ नहीं करूँगा, बेफिक्र रहिए। कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली हम कभी गलत नहीं होंगे, बट इन सब चीज़ों में बड़ी कॉमन सी बात है बच्चों। एनीवेज, और इस तरीके से बच्चों हम लोग देखें, एक्चुअली जो पीएच में जो चेंज आ रहा था, जो पीएच में चेंज आ रहा था बच्चों, वो चेंज किसके कारण आ रहा था? वो चेंज आ रहा था बच्चों इस हाइड्रोक्साइड आयन के कारण। वो पीएच में चेंज आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड आयन। अब वो हाइड्रोक्साइड आयन तो तुम कंज्यूम कर गए, पूरी तरह से तुमने कंज्यूम कर लिया, तो चेंज उतना नहीं आएगा बच्चों जितना कि हम सोच रहे थे। यहाँ पीएच में चेंज रिलेटिवली कम आएगा। इसी की जगह अगर कोई नॉर्मल सॉल्यूशन होता बच्चों जो इस तरह की एक्शन नहीं बता पाता, जिसे आपने बफर एक्शन नाम दिया है, तो पीएच जो है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, उसमें काफ़ी कंसिडरेबल चेंजेस आते हैं। यहाँ रिलेटिवली उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस तरीके से जो बफर सॉल्यूशन होता है बच्चों, अगर आपने उसमें किसी एसिड या बेस को मिलाया तो वो केमिकल कॉमन आयन इफेक्ट या अपोजिट आयन इफेक्ट कि कोई केमिकल रिएक्शन करेगा, और उस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या करेगा बच्चों? वो पीएच में आने वाले चेंज का अपोज कर जाएगा। जितना अधिक से अधिक उसको कंज्यूम कर सकता उतना कंज्यूम कर लेगा और चेंज का अपोज कर जाएगा। हमने जैसा कहा बच्चों कि इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कॉन्सेंट्रेशन पे या डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती। अभी कैसे नहीं करती ये देखिए बच्चों, यहाँ अगर आप देखें इस वाले में, आप भाई ये पीएच वैल्यू देखें तो पीएच वैल्यू जो है बच्चों वो क्या, पीएच वैल्यू इज इक्वल टू पीकेए। अब पीकेए क्या होगा? प्लस लॉगरिथम। अब सपोज कीजिए आप कुछ भी इस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को या वॉल्यूम को आप कुछ भी चेंज करते हो तो क्या होगा बच्चों? इसमें होगा n1/v और इसमें होगा बच्चों n2/v होगा। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ होगा बच्चों n1/v। भाई मान लीजिए कि इसके n1 मोल है और इसके n2 मोल है। सपोज कीजिए आफ्टर इक्विलिब्रियम फाइनली इसके जो मोल है बच्चों वो n1 है, इसके जो मोल है वो n2 है। अब वी क्या हो गए बच्चों? कैंसिल हो गए। इसलिए इस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है बच्चों वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पर या डाइल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता। आई रिपीट बच्चों, कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम जैसा न्यूमरेटर में आएगा वैसा डिनोमिनेटर में आएगा, तो उसने कैंसिल हो जाना है। इसीलिए बच्चों इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो कंसंट्रेशन पे, डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। हम कहते हैं ना कि सॉल्यूशन इट इज सॉल्यूशन पीएच डजंट चेंज ऑन डाइल्यूशन। आप कोई भी नॉर्मल दूसरा सॉल्यूशन लीजिए, आप उसके कंसंट्रेशन में चेंजेस लाइए, उसका वॉल्यूम बढ़ाइए घटाइए, यू विल फाइंड पीएच इज चेंज। बट हियर पीएच डज नॉट चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि न्यूमरेटर में जितना v आएगा उतना डिनोमिनेटर में आएगा, उन्होंने कैंसिल हो जाना है। अगर केवल एक ही बार में v आता तो ऑफ कोर्स फिर वो v इन्फ्लुएंस होता। हम pH में इस तरह के सम कर चुके हैं कि हमने अगर डाइल्यूट कर दिया 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स तो pH में क्या चेंज आएगा। वी हैव सीन सच प्रॉब्लम्स। बस वैसे ही प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी वही बात आ गई बच्चों। तो यहाँ v पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और एक जो बफर सॉल्यूशन होता है बच्चों उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो बफर सॉल्यूशन होता है नॉर्मल वेज में इसकी जो पीएच वैल्यू होती है बच्चों, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो pKa-1 से pKa+1 के बीच होती है। प्रैक्टिकल यूजेस में जो हमारे पास में बफर सॉल्यूशन होते हैं बच्चों उनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो pKa-1 से pK+1 के बीच होती है। और बफर सॉल्यूशन हमने देखा कि अगर आपने उसमें एसिड या बेस मिलाया तो वो कॉमन आयन इफेक्ट या अपोजिट आयन इफेक्ट बताएगा, और जिस कारण वो एसिड या बेस को मिलाने पर जो H+ या OH- की एक्सेस हुई है उसको वो कंज्यूम कर जाएगा, उसको खा जाएगा वो, और इसलिए उसमें वो कोई खास चेंज उसमें नहीं आने देगा। एंड यू विल फाइंड कि बफर सॉल्यूशन अपनी बफर एक्शन मैक्सिमम बताएगा। अपनी बफर एक्शन वो बच्चों मैक्सिमम बताएगा जब साल्ट और एसिड, अगर साल्ट और एसिड दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हैं, when the concentrations of salt and acid that is of this acetate ion and acetic acid। मैंने जनरलाइज वे में बच्चों एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड के बारे में बोला है। अदरवाइज हम लोग अगर कोई जनरलाइज वे में अगर हम बात करना चाहें, मैंने एक्चुअली स्पेसिफिक इसके लिए पढ़ाया आपको। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल वे में अगर बोले बच्चों तो हम न्यूमरेटर में आयन लेंगे, न्यूमरेटर में बच्चों हम लोग आयन लेंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग एसिड लेंगे। भाई न्यूमरेटर में हमने आयन को लिया, डिनोमिनेटर में हमने एसिड को लिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। भाई जैसे यहाँ पर HA किस पर डिसोसिएट होगा?
HA जो होगा बच्चों दैट वुड बी डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड A माइनस। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये लीजिए, और भाई इससे क्या होता है, ये एग्जांपल लेके समझने से हमें थोड़ा सा आसान जाता है, इसलिए मैं ये लेता हूँ। अदरवाइज यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन जनरलाइज्ड वे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एनीवेज, सो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस साल्ट एंड एसिड आर इक्वल, तो यू विल फाइंड कि बफर सॉल्यूशन पीएच में जो अपोज करता है एसिड या बेस को मिलाने पर, वो मैक्सिमम एफर्ट्स लगा पाता है। उस समय उसकी जो बफर कैपेसिटी होती है, सच हम लोग अभी आगे चल के बफर कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, यू विल फाइंड कि उसकी बफर कैपेसिटी जो है बच्चों दैट वुड बी फाउंड एज मैक्सिमम, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड आर इक्वल। अगर साल्ट और एसिड दोनों के कॉन्सेंट्रेशन, अगर इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गए, अगर इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बच्चों इक्वल हो गए, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज टू आर इक्वल, देन यू विल फाइंड बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। और इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में अगर आप पीएच निकालेंगे, देन यू विल फाइंड जो पीएच होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, पीके। भाई ये है पीएच बराबर पीके, और ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, log 1 की वैल्यू होती है 0। सो यहाँ जो पीएच वैल्यू आएगी बच्चों, वो पीएच वैल्यू आएगी pKa प्लस 0। सिंपली आई रिपीट, ये जो पीएच वैल्यू आई बच्चों वो pKa प्लस 0 के बराबर आ रही है। ये पीएच वैल्यू है, ये pK है और ये 0। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या पाएंगे भाई, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो जाने पर log 1 की वैल्यू हो गई बच्चों 0, और log 1 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो pH बराबर आ गया बच्चों pKa प्लस 0। मतलब कुछ इस तरह से हमारे पास में हम कह सकते हैं कि बफर सॉल्यूशन अपनी बफर एक्शन जो बताता है वो मैक्सिमम तब बताता है बच्चों जब ये दोनों बराबर हो, मतलब जब ये दोनों बराबर हो, मतलब pH pKa के बराबर हो। तो हम एक बार फिर बोलते हैं बच्चों, प्रैक्टिकली हमारे यूसेस में जो बफर सॉल्यूशन आते हैं उनकी पीएच वैल्यू बच्चों pK -1 से pK + 1 के बीच होती है, एंड देयर बफर एक्शन विल बी फाउंड एज मैक्सिमम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड दैट इज दीज टू आर इक्वल। और जब ये दोनों इक्वल होंगे बच्चों तो पीएच वैल्यू होगी pK के बराबर। यू कैन से इन अदर वर्ड्स दैट व्हेन पीएच वैल्यू ऑफ ए बफर सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स pKa, देन बफर एक्शन would be maximum।